गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम आपकी क्लास 9 के साइंस की बुक से आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 अंतरिक्ष अवलोकन ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आज हम इसको रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के रूप और दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार। पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर ये दूरबीन का आविष्कार किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले चश्मा बनाने वाले एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे हांस लीपर्शे। उन्होंने 1608 में ये आविष्कार किया कि जब हम दो लेंस को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं तो काफी दूर की वस्तुएं भी बहुत समीप और साफ साफ दिखाई देती हैं। और इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने पहली दूरबीन बनाई। उसके एक साल बाद अर्थात 1609 में गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने दूरबीन बनाया और उसका उपयोग अंतरिक्ष में चांद तारों के अध्ययन के लिए किया। इस तरह से उन्हें पता चला कि वास्तव में हम जो देख सकते हैं अपनी आंखों से, उससे कहीं ज्यादा तारे सितारे जो है वो अंतरिक्ष में है। और दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने ही गुरु के 4 उपग्रह और सूर्य के दाग अर्थात सूर्य में दाग है, इन सब बातों की खोज गैलीलियो नामक इन वैज्ञानिक ने की। और ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है ये उनके द्वारा बनाई गई दूरबीन थी। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के विविध रूप अर्थात असल में जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हम अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश किरणों को अपनी आंखों में देख पाते हैं। तो अब प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और तरंग दैर्ध्य जो है वो प्रकाश का एक गुणधर्म है। तरंग का मतलब क्या होता है? प्रकाश जो है वो लहरों के रूप में होता है। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर है, उसी प्रकाश को हमारी आंखें देख सकती हैं, है ना। प्रकाश की किरणें कई तरह की होती है, जिसमें से एक्सरे का आपने नाम सुना होगा, है ना। पर अगर आपका कभी एक्सरे हुआ हो या किसी का घर में हुआ हो तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको कुछ पता नहीं चलता, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो वास्तव में किरणें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर घुस जाती हैं और हमारी हड्डियों का चित्र जो है वो बना लेती हैं। तो उस प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख पाती। हम कौन से प्रकाश किरणों को देख सकते हैं? जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है, उन्हीं प्रकाश किरणों को हम देख सकते हैं। और ऐसी प्रकाश किरणों को हम दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें यहाँ पर दिखाई गई हैं और इसमें आपको देखो उनकी तरंग दैर्ध्य भी दी गई है। इसमें से सबसे छोटी जो तरंग दैर्ध्य है वो किसकी है? बैंगनी रंग के प्रकाश किरण की है, जो कि है 400 नैनोमीटर। उसके बाद नीला जो है उसकी 425, आसमानी जो रंग है वो है 470, हरा रंग है उसका 550, येलो कलर जो है उसका 600 नैनोमीटर और ऑरेंज जो है वो 630 नैनोमीटर और रेड कलर जो है वो 665 नैनोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम और जो लाल रंग की प्रकाश किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। अब हम इसके अलावा बाकी और भी, ये तो हमने देखा जो दृश्य प्रकाश है अर्थात वो प्रकाश जिन्हें हम देख पाते हैं। अब हम देखेंगे इनके अलावा और कौन सी प्रकाश तरंगे होती हैं। तो पहला है रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स। ये वही तरंगे हैं जिनके सहायता से अब तो ज्यादा कोई रेडियो तो सैटेलाइट के माध्यम से भी आता है, पर जो पहले वाला जो रेडियो होता था आपको पता है, वो जो रेडियो वेव्स जो होती थी वो ये रेडियो तरंगे ही होती थी और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 20 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अर्थात ये काफी बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स, है ना। आप सभी ने माइक्रोवेव्स का नाम सुना होगा। जो आपका माइक्रोवेव ओवन आजकल होता है जिसमें हम खाना गर्म भी कर सकते हैं और उसे
पका भी सकते हैं। तो ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। अगला जो आता है हमारा इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे। इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर तक होती हैं। ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इनकी सहायता से रात में देखने वाला कैमरा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपकी दृश्य प्रकाश तरंगे, विजिबल लाइट रेज, जो कि है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें। इनकी तरंग दैर्ध्य 300 पिकोमीटर से 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट है आपका एक्सरे, जिसकी तरंग दैर्ध्य 300 पिकोमीटर से 300 पिकोमीटर तक होती है। और लास्ट में है गामा किरणें, जो कि 3 पिकोमीटर से भी इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। तो इस तरह से जो ये तरंग दैर्ध्य आपको लिखी गई है, रेडियो तरंगों की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। 20 सेंटीमीटर मतलब आपकी जो छोटी स्केल होती है उससे भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और गामा किरणें जो है वो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें होती हैं। अब यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज किए, पहला है नैनोमीटर और दूसरा है पिकोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब है कि 1 मीटर का आपको, आप देख सकते हो एक के आगे टोटल 9 जीरो है ना। मतलब कि इतने हिस्सों में आप काटोगे तो वो एक हिस्सा जो बनेगा वो आपका होता है नैनोमीटर। और इसे हम जब मैथमेटिक्स में जब हम दिखाएंगे तो हम इसे लिखते हैं 10⁻⁹, मतलब 10 का घात -9, ठीक है। उसी तरह से जो पिकोमीटर होता है वो 10 का घात -12 मीटर, अर्थात काफी छोटी या काफी बहुत ही सूक्ष्म सी ये दूरी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूरबीन। दूरबीन कई तरह की होती है। उसमें जो पहला प्रकार जो है वो है दृश्य प्रकाश दूरबीन। अर्थात इस दूरबीन में हम जो हमारी आंखें जिस प्रकाश किरण को देख सकती हैं उनका उपयोग करके ये दूरबीन बनाया जाता है। इस प्रकार की दूरबीन में दो या कभी कभी दो से अधिक लेंस का उपयोग भी किया जाता है। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड का मतलब क्या है? जो अंतरिक्ष में स्थित ग्रह या तारा है और वहां से जो प्रकाश को एकत्रित करके देखने के लिए जो वस्तु लेंस है, वस्तु लेंस मतलब जो लेंस तारों के साइड है, ठीक है, ये इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। और जिधर से हम देखते हैं, अर्थात ये वाला जो नेत्र लेंस है, यहाँ से हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो यहाँ ये वाला लेंस काफी बड़ा रखते हैं ताकि यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रकाश किरणें जो है वो लेंस के अंदर से हमारी आंखों तक आ सके, तभी हमें उसका चमकीला प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं तो हमें सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फिर इसके बाद अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? जो प्रकाश किरणें इकट्ठा होती हैं वो बनती हैं यहाँ मिडल में, जहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब काफी छोटा होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक नेत्र लेंस और बना देते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी, ये जो वस्तु लेंस से प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है वो आपके नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसे हम जो छोटा प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है उसे हम बड़ा करके देख पाते हैं। तो इस तरह से हम दूरबीन की सहायता से बहुत दूर की वस्तुओं को भी बड़ा करके देख सकते हैं। और इस प्रकार की दूरबीन को हम अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लेंस है आपका यहाँ पर, ये प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है। अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ? देखो यहाँ पर जो प्रकाश किरण आ रही है उसको कायदे से ऐसा इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है, वो उससे क्या करता है? उनका अपवर्तन कर देता है। इसीलिए हम इसको अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं।
अब क्या सावधानी रखनी पड़ती है दूरदर्शी या इस प्रकार का अपवर्तक दूरबीन बनाने के लिए? इसमें क्या कठिनाई आती है? पहला है कि स्रोत से आने वाले, स्रोत अर्थात जिस ग्रह या तारे को हम देखना चाहते हैं उसके अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके स्रोत का तेजस्वी प्रतिबिंब अर्थात एकदम चमकीला प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो जो हमारा वस्तु लेंस है वो काफी बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा कांच का लेंस हम बना नहीं सकते। सपोज करो अगर आपके पास 1 मीटर इतना बड़ा, इतने व्यास का अगर कांच का लेंस है तो वो कितना भारी हो जाएगा, क्योंकि कांच जो होता है वो काफी भारी होता है। दूसरा, उनका वजन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो कभी गलती से गिरा तो वो टूट भी सकता है, और उसे ले जाना कहीं पर और ले आना भी, मतलब दूरबीन इतनी हैवी हो जाएगी कि आप उसको हाथ से उठा के ले नहीं जा सकते। तो हमें उसका उपयोग करना काफी हमारे लिए जो है वो कठिनाई वाला हो सकता है। इसके अलावा दूरदर्शी जो है, ऐसे दूरदर्शी में जो दोनों लेंस है वो एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग साइड होते हैं, तो इसकी वजह से दूरदर्शी की लंबाई जो होती है वो काफी बड़ी हो जाती है। और तीसरा जो इसमें कठिनाई ये है कि बहुत बड़ा लेंस रहेगा, बहुत बड़े व्यास वाला लेंस होगा, तो उसमें जो उन्हें रंग हमें दिखेगा वो हमें सही नहीं दिखेगा, मतलब रंग जो है उसका बदला हुआ दिखेगा। तो अब इन्हीं सब त्रुटियों को दूर करने के लिए परावर्तक दूरबीन, ऐसे दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अब इसे हम परावर्तक दूरबीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार की दूरबीन में दर्पण का उपयोग किया जाता है, और दर्पण की विशेषता होती है कि वो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। इसमें अब जैसे हमें वहां पर चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ा लेंस चाहिए, उसी तरह से हमें बड़ा दर्पण यहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन दर्पण जो है बनाना बड़े आकार का लेंस बनाने की तुलना में आसान होता है। दूसरा, हम अनेक टुकड़े, कई छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करके भी हम एक दर्पण बना सकते हैं बड़ा। और तीसरा इसमें फायदा ये होता है कि इस तरह बनने वाले दर्पण का वजन जो लेंस है उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा काफी कम होता है। और चौथा जो फायदा है वो ये है कि दर्पण द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां या रंगों की गलतियां नहीं होती। और इस तरह के दूरबीन की सहायता से हम ऐसे तारे या ऐसी आकाशगंगा जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परावर्तक दूरबीन की सहायता से हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। अब परावर्तक दूरबीन जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है न्यूटन पद्धति की दूरबीन और दूसरा है कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन। इस आकृति में जो आपको दिख रहा है वो न्यूटन पद्धति की दूरबीन है। इस दूरबीन में पहले एक समतल दर्पण, यहाँ पर देखो जो आपकी वस्तु है वो कहाँ है? इस साइड है, सॉरी ये देखो, ये जो आपके तारे हैं वो इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक अवतल दर्पण है। तो जब प्रकाश किरणें इधर से आती हैं तो ये क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। और यहाँ पर जो है ये आपका समतल दर्पण है। और समतल दर्पण मतलब दो तरह का दर्पण इसमें उपयोग में लाया गया है। कौन सा? पहला आपका अवतल दर्पण और दूसरा यहाँ पर समतल दर्पण। तो इस तरह से इस प्रकार के दूरबीन में प्रकाश किरणों का 2 बार परावर्तन होता है। अब ये जो पहला वाला अवतल दर्पण है ये क्या करता है? बड़ा होता है। यहाँ से जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण के ऊपर बनता है और ये काफी छोटा बनता है, और फिर यहाँ पर नेत्र लेंस की सहायता से हम इस छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें
न्यूटन पद्धति की दूरबीन में दूर की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। और ये आपका रेखा चित्र है, और यहाँ पर जो है ये आपका वास्तव में न्यूटन पद्धति की दूरबीन जो है वो दिखती कैसी है। ये उस समय का लकड़ी के जो लकड़ी का उपयोग करके इसके अंदर आपकी दूरबीन जो है वो बनाई है। नेक्स्ट आता है हमारा कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन। कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन में देखो, न्यूटन पद्धति की दूरबीन में किसका उपयोग किया गया, अवतल दर्पण का, लेकिन कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन में किसका उपयोग किया गया, उत्तल दर्पण का। ठीक है, और एक अवतल दर्पण। वहां पर क्या था, एक अवतल दर्पण और दूसरा समतल दर्पण था। कैसेग्रेन पद्धति में हमारा एक उत्तल दर्पण है और दूसरा अवतल। ये वाला आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर जो है रचना इस प्रकार से होती है। अब आपका जो वस्तु है वो इस साइड है, मतलब जो आपके तारे हैं वो इस साइड है, यहाँ से प्रकाश किरणें आती हैं, तो बड़ा वाला ये जो अवतल दर्पण है इसकी सहायता से परावर्तित होकर उत्तल दर्पण पर जाती है। मतलब इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसे हम दोनों दर्पण जो है ना, ये उत्तल दर्पण, इसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं। तो उसकी सहायता से ऐसे इसको एडजस्ट किया जाता है कि हम नेत्र लेंस से उस वस्तु का प्रतिबिंब देख सकें। तो यहाँ पर पहले प्रकाश की किरणें इधर आई, फिर यहाँ से अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उत्तल दर्पण पे गई, और फिर ये प्रतिबिंब यहाँ पर, जहां पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। फिर ये जो नेत्र लेंस है इस छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो इस तरह से हम आसानी से दूर की वस्तुओं को भी दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। अब ये आपका जो है वो रियल, यानी आपका कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन दिखती कैसी है, तो इस तरह से आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इधर का साइड है, यहाँ से हम इसको देखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, स्काई की तरफ इसको सेट करते हैं, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब हम यहाँ से आंखों से देखेंगे तो हमें दिखाई देता है। अगली जो दूरबीन की प्रकार है वो है रेडियो दूरबीन। बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड का मतलब कि तारे और आपके ग्रह जो है वो, इनमें हम इन्हें क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इनसे दृश्य प्रकाश किरणें निकलती हैं। लेकिन इन ग्रहों से दृश्य प्रकाश किरणों के अलावा रेडियो किरणें भी निकलती हैं, जिन्हें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसे देखने के लिए कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी रेडियो वेव्स को देखने के लिए तब क्या करते हैं, विशेष प्रकार की दूरबीन का उपयोग किया जाता है। और क्योंकि ये रेडियो वेव्स को देख सकती है इसीलिए इसका नाम रेडियो दूरबीन होती है। और रेडियो दूरबीन का आकार जो रहता है वो पैराबोलिक आकार होता है। पैराबोलाइड मतलब ऐसा पूरा गोल नहीं, ऐसा पैराबोल। ठीक है, इस आकार की डिश होती है, या तो एक डिश या तो बहुत सारी डिश के समूह से। और यहाँ से रेडियो जो है, तरंगे जो है ये आपके इस भाग से परावर्तित होती रहती हैं, और जहां पर जाकर ये तरंगे मिलेंगी वहां पर उनको रिसीव करने वाला एक रिसीवर होता है, और इस रिसीवर को हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पर हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये दृश्य प्रकाश तरंगे नहीं है। बाकी की दूरबीनों में आपने क्या देखा कि हम उन दूरबीनों का उपयोग करके लाइव, मतलब उसी समय हम आंखों से उस ग्रह को देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये रेडियो वेव्स है, इन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो इनके लिए विशेष प्रकार का रिसीवर लगाया जाता है और उस रिसीवर को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। तो जो भी चित्र या जो भी जानकारी होगी वो हमें इस कंप्यूटर के माध्यम से ही हमें पता चलती। कंप्यूटर पर ही उसका चित्र भी निर्मित होता है और उसका तापमान क्या है, वहां पर जो भी उसकी जानकारी है वो हमें कंप्यूटर से पता चलता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घरों का डिश एंटीना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है
जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे। ये एक काफी फेमस, यहाँ पर जायंट का मतलब आप समझते हो, काफी बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो यहाँ पर ये रेडियो वेव पर आधारित यहाँ पर टेलीस्कोप है। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, पुणे के पास नारायण गांव है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। और ग्रह तारों से आने वाली जो मीटर में तरंगदैर्ध्य है, हमने कितना पढ़ा अभी तक? 20 सेंटीमीटर, है ना? जो हमारी रेडियो वेव है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये उससे भी बड़ी, मतलब कि 1-1 मीटर वाली जो प्रकाश तरंगे होती हैं, उन्हें भी ये देख सकता है। मतलब उनका अध्ययन हम इस दूरबीन की सहायता से कर सकते हैं। और यहाँ पर कुल 30 दूरबीन लगाई गई है पैराबोलिक आकार में। और जब हम इसको सैटेलाइट से इसका चित्र देखते हैं तो ये हमें एक बहुत बड़ी, मतलब 30 दूरबीन जो है ना, वो अलग अलग लगाई गई है, ऐसा पैराबोलिक आकार में ऐसा। तो ये पैराबोलिक आकार में ऐसे कुल 30 दूरबीन लगाई गई। चित्र में आप देख सकते हैं, आपको 3 ऐसी दूरबीनें हमें दिख रही हैं। और फिर उसके बाद ये सारी जो 30 दूरबीन है, इनका विस्तार पूरे 25 किलोमीटर, ठीक है, मतलब काफी दूर दूर में इन्हें स्थापित किया गया है। और फिर 25 किलोमीटर व्यास वाली, मतलब समझो आप, ये एक बड़ी दूरबीन का काम करती है। मतलब 30 दूरबीनों की सहायता से हम 25 किलोमीटर व्यास वाली ऐसी एक बड़ी दूरबीन बना लेते हैं। और ये जो है हमारे लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने कम से कम खर्च लगा के इस विश्व स्तर की, मतलब कि दूर दूर देशों के वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ इस जगह पर आते हैं और इस जायंट GMRT की सहायता से वो अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। मतलब उनके पास भी ये इतनी बड़ी दूरबीन नहीं है। ठीक है, और इस दूरबीन की सहायता से हम क्या देख सकते हैं? सूर्यमाला, सौर हवाएं, अर्थात जो सूरज के आसपास जो चलने वाली हवाएं हैं, इसके अलावा महाविस्फोट और तारों के मध्य स्थित हाइड्रोजन के बादल, इन सब का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। और इस तरह की दूरबीन का उपयोग करने के लिए दूर देशों से भी, विदेशों से भी वैज्ञानिक भारत में आते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ सर। हो गया मिस? हाँ सर, हो गया। कोई ठीक है, फिर कोई? किसी के रेज हैंड नहीं है तो हम लोग क्लास एंड कर देते हैं मिस। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू मिस। तो वहीं से मैं निकल